हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी किया था। सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ हमने एक कॉइल को कंसीडर किया था, लेकिन जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसमें हम दो कॉइल्स लेके चलेंगे। फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड वन इज़ द सेकेंडरी कॉइल। पहले मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये सपोज करो कि मैंने कोई भी कॉइल ली थी, इसको ग्लैनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी मैंने एक बैटरी लगा रखी थी, तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, अगर मैंने बैटरी लगा रखी है तो सेल लगाया हुआ है ये तो ई, जिसकी ईएमएफ कितनी है ई, ठीक है। तो अगर इसमें से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा भाई, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो आपका इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट क्या करता था, जो मेन करंट है ये वाला करंट इसका अपोज करता था, ठीक है। ये था आपका सेल्फ इंडक्टेंस में। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, एक कॉइल लेने की बजाय हम इसमें दो कॉइल्स को कंसीडर करके चलेंगे कि देखो इस वाली ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें मैंने इसमें सेल को कनेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन जो आपकी प्राइमरी कॉइल है इसमें मैंने सेल को कनेक्ट किया हुआ है। तो जहाँ पर अगर सेल को कनेक्ट किया हुआ है करंट तो उसी वायर में से फ्लो करेगा ना, तो इसका मतलब सिर्फ इसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सेल को यहाँ पर ही कनेक्ट किया हुआ। अच्छा, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है, अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है तो ये तो क्या हो जाएगी आपकी सेल, और अगर ऐसी बहुत सारी सेल्स को मैं कंबाइन कर देती हूँ तो वो क्या हो जाएगी बैटरी, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 या 3 सेल्स को अगर कंबाइन किया है तो ये क्या हो जाएगी आपकी बैटरी। तो यहाँ पर देखो मैंने सेल कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर सेल कनेक्ट है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। इस प्राइमरी कोयल है फर्स्ट कोयल, तो इसलिए मैंने इसमें करंट कितना मानना है I1। अच्छा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी ना, इस वाली कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज कब हुई होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हुई होगी ना, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई फ्लो करेंगी ना नॉर्थ टू साउथ पोल, तो क्या होगा, ऐसे तो जाएंगी नहीं कि वो स्ट्रेट चली जाएंगी, ऐसे कुछ फ्लो करेंगी ना क्लोज लूप्स में। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट होगा सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ के इंडक्शन से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। इसका मतलब जब इसमें करंट फ्लो कर रहा था तो इस करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो जो आपका इंड्यूस्ड करंट है वो कौन सी कॉइल में होगा, सेकेंडरी कॉइल में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका करंट, जो मेन करंट है वो इस वाली कॉइल में कनेक्ट है, इस वाली कॉइल में फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा, जो प्राइमरी कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स वो सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक्ड होगी, तो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड करंट इसमें इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये क्या होती है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है कोइल्स की, दो कोइल की, उसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। समझ में आया। सेल्फ इंडक्टेंस तो क्या था, सिर्फ एक कोइल की प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो दो कोइल्स की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द टू कोइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच करंट फ्लोस to primary coil and hence due to the change in the flux across the secondary coil current get induced in the secondary coil, ठीक है। प्राइमरी की वजह से क्या होगा, सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि जो कोफिशिएंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए मैंने कोफिशिएंट को नाम दिया था L, इसमें जो कोफिशिएंट हम यूज़ करेंगे वो होगा M, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो था L और इसमें हम यूज़ करेंगे M। तो देखो इसका डेरिवेशन, जो सेकेंडरी कोइल है उसमें जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको मैं φ2 नाम दे रही हूँ, ठीक है। वैसे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको φ से डिनोट करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी कोइल में इसलिए मैंने इसको φ2 से डिनोट कर दिया। और इस वाली कोइल में, प्राइमरी कोइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब जो φ2 होगा वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो जाएगा किसके, I1 के। ओके, क्लियर हुआ इतना। और परपोसिलिटी कांस्टेंट को हटाकर, परपोसिलिटी के सिंबल को हटाकर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ कर रही हूँ मैं M, और M को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। क्या करना आपको, जो प्राइमरी कोइल में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
सेकेंडरी कोयल में कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है सेकेंडरी कोयल में वो हमेशा प्राइमरी कोयल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर मैंने कांस्टेंट लगाया m, और m को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल आपकी फैराडे की सेकेंड लॉ क्या कहती है कि जो इसमें कोयल में जितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, अच्छा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो कौन सी कोयल में हो रही है, ऑब्वियसली जो हमारी सेकेंडरी कोयल है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना। ठीक है, सेकेंडरी कोयल में, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट भी किस में हो रहा है, सेकेंडरी कोयल में हो रहा है ना। फर्स्ट कोयल के करंट की वजह से सेकेंडरी कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज हो रहा है। तो E2 इज इक्वल टू माइनस d5/d2। ठीक है, यही होती है ना आपकी फैराडे सेकेंड लॉ कि E इज इक्वल टू माइनस d5/dt। ठीक है, आपको ये यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको φ1 लिखना है, E1 लिखना है या फिर φ2 लिखना है। तो इसके लिए आप सिंपली एक चीज़ ध्यान रखो कि आपका जो करंट होगा ना वो सिर्फ प्राइमरी कोयल का होगा, बाकी जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ है या फिर जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कोयल की होंगी सारी। ठीक है, तो जब भी आप इस आर्टिकल में, कंप्लीट आर्टिकल में कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर जिक्र करोगे तो आप हमेशा φ2 लिखोगे, और अगर ईएमएफ का जिक्र होता है तो हमेशा E2 लिखेंगे, और जब भी करंट का जिक्र होगा तो हम क्या लिखेंगे, I1, क्योंकि I1 हमने प्राइमरी कोयल का इसमें जो करंट है वो कंसीडर किया था। ठीक है, तो आपको इक्वेशन यहाँ से समझ में आई, E2 इज इक्वल टू माइनस d5/d2 के इक्वल। अच्छा, इस इक्वेशन में मैं क्या फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर सकती हूँ, ऑब्वियसली φ2 की वैल्यू किसकी इक्वल है, mi1 की इक्वल है। यहाँ पर हम φ2 की वैल्यू पुट कर देंगे mi1 की इक्वल। अच्छा, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होती है हमेशा उनको बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है भाई, करंट तो कांस्टेंट है नहीं, करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट क्या है, m, और ओबियसली मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो m है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कांस्टेंट को मैं बाहर ले लूँ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, जो I1 है उसका, तो di1/dt। एक बार इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस E2 डिवाइडेड बाई di1/dt। ठीक है, समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो हमें तो m की वैल्यू चाहिए थी ना, मतलब कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी कितनी वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो कोई भी अगर हमारे पास दो वायर्स गिवन है तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं कि इनकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी होगी, तो हम इसमें कोफिशिएंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या होगी, हम इसको कैसे मेज़र करेंगे, जो आपकी सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट थी ना उसकी SI यूनिट थी हेनरी, तो जो आपकी m है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है इसकी भी SI यूनिट क्या होगी, हेनरी ही होगी। ठीक है, समझ में आया आर्टिकल। इसके बाद हम करते हैं कि 1 हेनरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू 1 की इक्वल कब होगी, ओबियसली जब आपकी E2 की वैल्यू भी कितनी हो 1, और di1/dt की वैल्यू भी कितनी हो 1, तो ही होगी ना इसकी वैल्यू 1 की इक्वल। अच्छा, E2 की वैल्यू 1 मतलब E2 मतलब कि EMF। ठीक है, और EMF की SI यूनिट कितनी, क्या होती है, वोल्ट। तो इसका मतलब जो E2 है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 वोल्ट। ओके, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 वोल्ट की इक्वल। अब di/dt की बात आती है, जो करंट होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। इसका मतलब di/dt की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 एम्पियर पर सेकंड के इक्वल। तो आपकी जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 हेनरी के इक्वल आएगी। समझ में कि जब भी इसमें हम डिफाइन करेंगे 1 हेनरी को, कैसे डिफाइन करेंगे, जब आपकी EMF इंड्यूस हो रही है वो कितनी हो, 1 वोल्ट की इक्वल हो, और करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट की वैल्यू कितनी हो, 1 एम्पियर पर सेकंड की इक्वल हो। यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखना। Hence, mutual inductance is said to be 1 Henry if EMF of the 1 volt is induced in the secondary coil. Secondary coil में induce हो रही है ना EMF, तो ठीक है, provided rate of change of the current in the primary coil is 1 ampere per second। समझ में आर्टिकल इजी था, एक बार प्रैक्टिस करना। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ इस आर्टिकल को, देखो ध्यान से। जो आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है, सबसे पहले तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमें क्या करें, म्यूचुअल का मतलब होता है कि डिपेंड करती है ना किसी पर। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, 2 कोयल्स लेके चलेंगे। अगर 2 कोयल लेके चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें एक को बैटरी से या फिर सेल से कनेक्ट कर दो। तो मैंने उसको सेल से कनेक्ट किया तो करंट फ्लो करेगा, उसको मैंने प्राइमरी कोयल बोला हुआ है। अगर प्राइमरी कोयल में करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होगी,
सेकेंडरी कोयल के साथ, और सेकेंडरी कोयल के साथ लिंक होते क्या होगी, सेकेंडरी कोयल की मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होते क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझ में आया। ये जो दोनों कॉइल्स की प्रॉपर्टी होती है इसी को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद आपका डेरिवेशन में आपको क्या करना है कि जो सेकेंडरी कोयल है उसमें जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना आपकी प्राइमरी कोयल में करंट फ्लो कर रहा है। तो मतलब φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे m, और m को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम फैराडे का सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू -dφ/dt। ठीक है, ईएमएफ और जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कोयल का देख के चलेंगे, और जो करंट होगा वो हमेशा प्राइमरी कोयल का होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, E2 इज इक्वल टू -dφ2/dt। यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से φ2 की MI1 के इक्वल। अच्छा, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो प्रपोर्शनलिटी जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको बाहर ले लेंगे। तो इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, m, तो -m dI1/dt के इक्वल। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जो m की SI यूनिट होगी वो क्या होगी, हेनरी होगी। अब 1 हेनरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब आपकी EMF की वैल्यू कितनी हो, 1 वोल्ट, और dI/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट की वैल्यू कितनी हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी, कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 हेनरी की इक्वल होगी। ठीक है, थैंक यू।